नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की प्रमुख खबरों के साथ। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा धन। दो 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज। यूएपीए के तहत सभी आरोपी जेल में बंद। बारिश और बाढ़ से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर समेत समूचे उत्तर भारत में पटरी से उतरा जनजीवन। प्रधानमंत्री ने पंजाब के सीएम से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मृतकों की संख्या 800 से अधिक, हजारों घायल। भारत ने भेजी मानवीय सहायता। आइए समाचार में सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग में पहुंच रही है। इसका आधार वो चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से बनती है और भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने पर काम किया जा रहा है। इस कड़ी में आज से दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी ने इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे जिसमें दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा लगने वाला है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दोहराता है जिसके तहत देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाया जाना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इस आयोजन में शीर्ष वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र शामिल होंगे। करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं। 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सरकार ने 10 अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से फैब्रिकेशन यूनिट्स, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भूमिका को और मजबूत बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब 280 से अधिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच मिल चुकी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है जो सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, संचार, मोटर कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेस जैसी चिप पर काम कर रही हैं। सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि देगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े चर्चित केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत पर फैसला आ सकता है। ये मामला 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसे लेकर एफआईआर नंबर 59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज की थी। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच देगी। वहीं इस मामले में सह आरोपी बनाए गए तस्लीम अहमद की जमानत पर अलग बेंच आज फैसला सुनाएगी। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन के बीच हुए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पंजाब में सतलुज, रावी, ब्यास और घग्गर नदी उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील का जलस्तर भी बढ़ गया है। राज्य में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्राकृतिक आपदा से गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला समेत कुल 12 जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 29 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार 15,688 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जापान और चीन की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही पंजाब में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कई इलाकों में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इसी तरह 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप हो जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। वहीं 365 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। देहरादून में आज 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा पर आगामी शुक्रवार तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। बात करते हैं जम्मू की, जहां मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जम्मू, कठुआ और सांबा में बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना का एक दल सैन्य युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के अलास्का के फोर्ट वैनराइट पहुंच गया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर इसकी जानकारी दी है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच साझा प्रशिक्षण, तालमेल और युद्ध कौशल को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की पहल वोकल फॉर लोकल आज एक जन आंदोलन बन गया है। बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अब गांव देहात के कारीगरों को शहरों में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं स्वदेशी के पुनर्जागरण को दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया क्यों ना मंत्र मुग्ध हो हमारे स्वदेशी उत्पादों को देखकर, और इन्हीं उत्पादों से दुनिया सजने को लालायित होती है। ये भारत है और भारतीय कारीगरों का हुनर यहाँ दिख रहा है। बाजारों में सजे परिधान में जो चमक आप देख रहे हैं वो इनकी मेहनत, लगन और पसीने की चमक है। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और पहचान की जीवित झलकियां हैं। स्वदेशी उत्पाद यानी हमारे देश में बने सामान। ये सामान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग इनकी खूबसूरती और गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। मैं वही स्वदेशी ही लेती हूँ। तो एक तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हैं। I love made in India products. I do shopping. Love the fabrics, especially the cottons and the stoles. बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि ये लोग पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पहले उनके हुनर को वो पहचान नहीं मिल पाती थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया बल्कि उनकी आय भी दुगनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो ये योजना चलाए हैं सो बहुत ही खूबसूरत चलाए हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है इस कला से हमारे जितने भी गरीबी थी वो दूर हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जगह जगह स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऐसे कई प्रकार के उत्पादों की धूम रहती है। साथ ही त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी स्वदेशी उत्पादों की रौनक देखते बन रही है। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ भारत के बल्कि जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं उनकी भी पहली पसंद भारत का उत्पाद बन चुका है। देखिए, हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है वो महज सिर्फ एक उत्पाद नहीं है। जब आप खरीदते हैं तो आप भारत की संस्कृति, अपने यहाँ के कारीगरों के हुनर को भी संबल देते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह जगह पर मेले लगाए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा जो कि स्वदेशी उत्पादों के, और साथ ही यदि आप अपने बाज़ारों में भी निकल जाएं जैसा हमने आपको दिखाया तो आपको स्वदेशी उत्पाद की धूम मची पड़ी है। आपको वहां स्वदेशी उत्पाद तरह तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आप भी देर मत लगाइए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए, खरीदिए और विकसित भारत की ये जो मुहिम है उसका हिस्सा बनिए। कैमरा पर्सन विबंधु के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेती किसानी के अलावा देसी मुर्गी पालन भी अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय में दिलचस्पी दिखाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अधिक निवेश की जरूरत नहीं होती। केवल 40 से 50 हजार रुपए में इसे शुरू किया जा सकता है।
मुर्गी पालन का व्यवसाय एक अच्छी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है, खासकर देसी मुर्गी पालन। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला ये व्यवसाय लाखों करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी का दूध, अंडा और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के साथ ही चारा विकास पर भी 50% सब्सिडी दी जाती है। संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन और मुर्गी पालन यानी कुक्कुट में नस्ल विकास, फीड और चारा विकास और नवाचार और विस्तार के लिए अलग अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। देसी मुर्गी पालन के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत भी नहीं होती। केवल 40 से 50 हजार रुपए में इसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एकीकृत खेती का पर्यायवाची बन चुकी गाजियाबाद की फार्मिंग लेडी मंजू रानी कश्यप भी देसी मुर्गी पालन कर अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं। जो ये फार्म हमने बनाया हुआ, ये मेरा फार्म जहाँ पे मछली पालन मैं करती हूँ वहीं पे ही मैंने बनाया हुआ है। और ये प्रजाति देसी है, कैरी रेड प्रजाति है और ये ज़्यादातर नेचुरल खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे तालाब के चारों तरफ जो घास होती है हरियाली, तो उसको खाना पसंद करती है। जो कि हमारे फार्मर्स जो फिश पोल्ट्री का फार्म कर रहे हैं तो अपना फीड बचा लेते हैं, यानी कि कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त करते हैं। मंजू रानी कश्यप का कहना है कि देसी मुर्गियों में बीमारी भी कम लगती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि देसी प्रजाति के अंदर बीमारी नहीं आती है और ये फिर बाहर का खाना अधिक मात्रा में खाना पसंद करती है। ये बड़ा फायदे का सौदा है और 3 महीने में ये तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे पास जो ये मुर्गी पालन है ये अंडे वाली मुर्गियां हैं, क्योंकि 3.5 महीने के अंदर ये अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय की जा सकती है। बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फार्म बनाते समय ये ध्यान दें कि ये गांव या शहर से बाहर हो, पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आसपास जल जमाव न हो। इसके अलावा जैविक सुरक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए। समय समय पर शेड के बाहर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव और टीकाकरण नियमों का पालन करें। समय पर सही दवा का प्रयोग करें। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च आहार प्रबंधन पर आता है, अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जलालाबाद के पास आए भीषण भूकंप में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 2800 से अधिक घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। भारत भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार तक 15 टन मानवीय सहायता भेजी है। आज भारत से और भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। अफगानिस्तान का पूर्वी इलाका कुनार और नंगाहार प्रांतों में आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप से बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप नंगाहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित था, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से तबाही का दायरा बढ़ता गया। मलबों में जिंदगियों की तलाश जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाका और सीमित संसाधन बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। भूकंप से कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस विनाशकारी आपदा के बाद भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि से बहुत दुखी हूँ। इस कठिन घड़ी में हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हमारी प्रार्थनाएं। तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रभावित इलाकों तक पहुंच के लिए मदद की अपील की है। अफगानिस्तान एक प्रमुख भूकंपीय भ्रंश रेखा पर बसा देश है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें
आपस में टकराती हैं। इससे यह क्षेत्र एशिया के सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन जाता है। भूकंप से 800 से अधिक लोगों की मौत और तबाही का दंश झेल रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चावल और अन्य खाद्य पदार्थों की बोरियों से लदे ट्रकों की तस्वीरें भी साझा की है। रुक करते अगली खबर का। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बड़ा आरोप लगाया है। मादुरो ने अमेरिका पर कैरेबियाई सागर में नौसैनिक ताकत बढ़ाकर तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला एक शांति प्रिय देश है, लेकिन वो धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। काराकास में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो ने कहा कि दक्षिण कैरेबियाई सागर में अमेरिका की नौसैनिक तैनाती उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने अमेरिका की इस गतिविधि को पूरी तरह से आपराधिक करार दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के नजदीकी कैरेबियाई जल क्षेत्र में बड़ी तैनाती की, जबकि अमेरिका ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए नौना की तैनाती की अवैध प्रवास को रोकने की कोशिश और ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया। खेल की खबरों में एशिया कप हॉकी मुकाबले में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हरा दिया है। भारत की इस जीत में अभिषेक, सुखजीत सिंह और जुगराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई। तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस जीत के बाद पूल ए के 3 मैचों में 9 अंकों के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हॉकी एशिया कप के मुकाबले 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हैं। भारत अगले साल बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत अगले साल अगस्त में दिल्ली में इस टूर्नामेंट के 30वें सत्र की मेजबानी करने वाला है। ये दूसरी बार होगा जब भारत में ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होगी। इससे पहले 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सोमवार को पेरिस में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान ये घोषणा की। दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की 6 साल के बाद एशिया में वापसी होगी। चीन के नानशिंग ने 2018 में सत्र की मेजबानी की थी। आईसीसी ने महिला क्रिकेट के इतिहास में नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए पुरस्कार राशि में 4 गुना बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। भारत और श्रीलंका में आगामी 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के विजेता को रिकॉर्ड $4.48 मिलियन, जो भारतीय रुपयों में लगभग 40 करोड़ रुपए हैं, वो मिलने वाले हैं। आईसीसी ने बताया कि इस बार कुल पुरस्कार राशि $13.88 मिलियन, जो भारतीय रुपए में 122 करोड़ होगी। ये 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित पिछले संस्करण के $3.5 मिलियन की राशि से लगभग 297% ज्यादा है। खास बात यह है कि ये राशि पुरुषों के 2023 विश्व कप $10 मिलियन से भी ज्यादा है। विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका के 5 स्थानों गुवाहाटी, इंदौर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और कोलंबो में होगा। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।